Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.23 or as usual we are doing CPR or at very first stage we will overview the question in a very short time. सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जो हेडिंग है वो चेंज हो गई है. दिस हेडिंग वाज नॉट बीन फॉलोड बिफोर. यहाँ पर वो आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं. ये पहले आपने काम नहीं किया हुआ. इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का क्या मतलब है कि अगर इफ़ इट इज़ डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और एनी डिपार्टमेंट, ईदर इट्स अ फर्स्ट डिपार्टमेंट, सेकेंडरी और थर्ड, you were working on a product but suddenly you have received additional order. So instead of using old number of unit you will have to increase number of unit required to produce the product. आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे और उसके आपको 10 यूनिट्स चाहिए थे. अचानक आपको उसी में एक और ऑर्डर मिल गया. अब 10 की बजाय आपको 14 यूनिट्स चाहिए, तो आपको 4 यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे. लेकिन ये 4 यूनिट्स बढ़े ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब जाहिर है कि आपने क्वांटिटी शेड्यूल स्टार्ट कर लिया हुआ था, मटेरियल प्रोसेस होना शुरू हो गया था, लेबर प्रोसेस होना शुरू हो गई, लेकिन सडनली यू हैव टू चेंज योर प्रोग्राम. और अब इंस्टेड ऑफ ओल्ड नंबर ऑफ़ यूनिट्स देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ इंक्रीज़. नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे क्योंकि ऑर्डर चेंज कर दिया था. अच्छा, अभी चूँकि आपका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड है और उसके अंदर मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं और दरमियान में आके आपको प्रोसेस को रोकना है और नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बढ़ाना है. दिस इज़ द सिनेरियो. ये हमारा एक शॉर्ट टाइम के अंदर इसकी ब्रीफिंग हो गई कि नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ होंगे. अब दूसरी बात, आपको क्वेश्चन में ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ये तो नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर. तो आपको कैसे पता चलेगा कि द क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स? उसके लिए मैं आपको यहाँ अपने परफॉर्मा में लेके चलता हूँ और यहाँ परफॉर्मा के अंदर क्वांटिटी शेड्यूल डिस्कस करने की कोशिश करूँगा. अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ. यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि यूनिट स्टार्टेड वर 10 और ऑब्वियसली व्हेन यू विल राइट यूनिट्स कंप्लीटेड शुड बी लेस देन 10 और मैक्सिमम इट कैन बी इक्वल टू 10. 10 यूनिट आप ख़रीद के लाए तो जाहिर है कि 10 यूनिट्स ही आप कंप्लीट कर पाएंगे मैक्सिमम. अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपने 8 किए, 6 किए, तो आपको पता है कि उसके आगे वर्किंग प्रोसेस आता है, उसके आगे नॉर्मल लॉस आता है, तो आप इन चीज़ों को डील करना होता है. लेकिन अब अगर 10 units you have received and he is saying 12 units have been completed. 10 यूनिट आपने रिसीव किए और 12 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए. हाउ इज़ इट पॉसिबल? जैसे कि अगर वन पर्सन इज़ पेइंग 10 रुपीज़, अदर पर्सन इज़ रिसीविंग 12, तो प्रैक्टिकली और इन रियल इट्स नॉट पॉसिबल. In the same manner, if 10 units you are receiving, one department had received 10 units and he had completed 12 units, so it's not possible. यही एक निशानी है जिससे आप समझेंगे कि ये इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का केस है. ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि पहले नंबर ऑफ़ यूनिट्स में कुछ नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ किए होंगे और उसके बाद ज़्यादा कंप्लीशन आई होगी. अब मैं इसको थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर चेंज करने लगा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर फर्दर क्या करना है. मैं सिर्फ इसके एक कॉलम को इंक्रीज़ करने लगा हूँ. तो मैं सिंपल इज़ दिस. ओके जी, क्योंकि हम एक्सेल नहीं पढ़ रहे इसलिए मैंने आपका टाइम इस काम के लिए नहीं लिया. मैंने सिर्फ इतना काम किया, यहाँ से मैंने 2 लाइंस एक्सटेंड कर दी हैं. सारा का सारा परफॉर्मेंस सेम है, सिर्फ 2 लाइंस एक्स्ट्रा हैं और सब चीज़ों को शिफ्ट कर दिया. ये कैसे शिफ्ट हुआ है? इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड तो दे कैन कमेंट और मैसेज, सो आई विल डेफिनेटली बी रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर. अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें मैं ये 2 लाइंस क्यों खाली की हैं उसको आपने समझना है, फॉलो करना है. मैंने जैसे आपको कहा कि 10 यूनिट्स आपको रिसीव हुए और आपने 12 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट 12 यूनिट्स आउट ऑफ 10. अब क्या हुआ होगा? ज़रूर आपने यहाँ पर कुछ यूनिट इंक्रीज़ किए होंगे, ये भी बुक में आपको बताएगा, और फिर टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने जो बनाने शुरू किए वो 15 होंगे और उसके बाद 12. तो आउट ऑफ 15 12 यूनिट्स आर कंप्लीटेड. यस, इट इज़ पॉसिबल, बट आउट ऑफ 10 यूनिट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट 12 यूनिट्स. ऑलराइट, तो अब हम इसी तरह से इस चीज़ को फॉलो करेंगे. इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से समझें.
Actual units which were started were 10, but due to any reason, new order you have received, any production or technicality addition, or due to any reason you have received additional number of units, now actual units received are 15 not 10। और आगे का प्रोसीजर जो है वो सारा कुछ सेम होगा, और उसके बाद हम जाके ये जो पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव, इसको भी हम चेंज करेंगे। और लेकिन पहले हम क्वांटिटी शेड्यूल को सीख रहे हैं। यहाँ पर यूनिट स्टार्टेड एक्चुअल थे, फिर आप यहाँ पर लिख रहे हैं एडिशनल यूनिट्स रिसीव्ड, और फिर आप लिखेंगे एक्चुअल यूनिट्स स्टार्टेड, और फिर आपने अपना क्वेश्चन इधर से आगे स्टार्ट कर देना है। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, यूनिट एक्चुअली रिसीव 10 थे, फिर एडिशनल हुआ 5, और फिर टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो जहाँ से काम स्टार्ट हुआ वो 15 थे, और फिर आपने कंप्लीटेड, वर्क इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस को साथ में चलाना है। अब यहाँ पर जो ये टोटल किया हुआ है इसको भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि आपने सब टोटल को नहीं उठाना, बल्कि यहाँ से काम स्टार्ट करना है जो एडिशनल के बाद के रियल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। इसलिए अब ये एग्जांपल थी, इसको तो मैं अब रेज़ कर देता हूँ और क्वेश्चन में वापस चलते हैं। अब पढ़ना आप स्टार्ट करें, और साथ में एक और चीज़ जिसको आपने टैकल करना है वो है नॉर्मल लॉस। और चूँकि वी हैव कैलकुलेटेड नॉर्मल लॉस फॉर सेवरल टाइम्स, तो आई थिंक यू हैव आइडिया हाउ टू पुट नॉर्मल लॉस आइटम्स इन नॉर्मल लॉस कैलकुलेशन फार्मूला, और उसका जो आंसर आता है उसको कहाँ पुट करना है, आई थिंक यू हैव द आइडिया। बहरहाल इस क्वेश्चन में वो रिवाइज हो जाएगा। देखें जी, आप डिपार्टमेंट नंबर ये जो 4515 है, दैट इज़ नॉट आर कंसर्न, वो डिपार्टमेंट का नाम है, इसको छोड़ दें। वहाँ क्या हो रहा है, रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 30,000 यूनिट्स। अच्छा जी, पहली बात ये हुई कि आपने 30,000 यूनिट्स रिसीव किए हैं। आप इधर आए, और जो रिसीव सबसे ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल में लिखा हुआ है, आप यहाँ मेंशन कर दें कि वी हैव रिसीव 30,000 यूनिट्स। ओके, अब आगे चले तो वो कह रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ 1476000। यहाँ वो बात कर रहा है कि ये इसकी कॉस्ट है, चूँकि ये आपने यूनिट रिसीव किए हैं, तो फिर ये जो कॉस्ट होगी ये क्या होगी। अगर यूनिट आप रिसीव कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि कॉस्ट भी आप रिसीव कर रहे होंगे। तो दिस इज़ टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 1476000। अब आप इस 14 को कॉस्ट रिसीव में पहले यहाँ पर लिखें, लेकिन बाद में हम इसको अभी चेंज करेंगे। 1476 आर रेज कर दें 1476000, यही अमाउंट है 1476000। ऑलराइट, ये एक अमाउंट है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस अमाउंट को अंडरलाइन करने लगा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर हमने चेंज करना है। ये है हमारी ओल्ड कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अच्छी तरह से बात को आपने समझना है कि जो कैपिटल आर है वो क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन आपने पहले उसको सिर्फ लिखना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में इसके साथ हमने कुछ ना कुछ थोड़ा प्रोसेस और करना है, क्योंकि ये एक्चुअल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट रिसीव हुई थी तब थे यूनिट 30,000। अब अगर जो चेंज आएगी तो उसको हमने फॉलो करना है। वापस क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, एंड ट्रांसफ़र 36,000 यूनिट। देखिए, अब जो बात मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी वो बात यहाँ पर आ गई। अब मुझे ज़रा बताएं कि अगर इफ़ यू हैव रिसीव 30,000 यूनिट्स, अगर मैं आपको 30,000 मीटर कपड़ा देता हूँ तो आप 36,000 मीटर कपड़ा कैसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कि यूनिट्स कम मिलें और प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाएं। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको 30,000 आप मुझे दे रहे हैं और मेरे पास वो 36,000 आ रहे हैं। नॉट पॉसिबल। इन द सेम मैनर इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड 30,000 यूनिट्स एंड प्रोड्यूसिंग 36,000। यही एक निशानी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का केस है। आप बहरहाल ये 36,000 अभी फ़िलहाल ये ट्रांसफ़र्ड और कंप्लीटेड है, यहाँ पर 36,000 लिख दें। चूँकि आप लॉजिकली कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि 30,000 टोटल थे और 36,000 आपने कंप्लीट किए, तो आपकी सेंस जो है वो डेवलप हो जाएगी। यहाँ कुछ ना कुछ अब एक एडिशनल कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाएगा, वो आप चेक करते हैं। टू द यूनिट रिसीव्ड इन मटेरियल रुपीज़, इतना ये अभी वो मटेरियल की कॉस्ट बता रहा है।
1053700 और साथ में वो मेंशन कर रहा है कि ये मटेरियल्स हैं। तो इसको चलें, बहरहाल अब आ रहा है, हालांकि मैं चाह रहा था कि पहले क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट हो, लेकिन कोई बात नहीं। 1053700, तो आप लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज में जाएं और वहाँ मटेरियल लिखा हुआ है, उधर मटेरियल की कॉस्ट आप मेंशन कर दें 1053700, ये मटेरियल की कॉस्ट आपने मेंशन कर दी। उसके बाद आगे चलते हैं। 1053700 आर एडेड एडिशन ऑफ मटेरियल रिजल्ट्स 40% ऑफ इंक्रीज़। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर हमारे काम की चीज़ आई है कि 40% इंक्रीज़ हो गया नंबर ऑफ़ यूनिट्स रिसीव के अंदर। और जो मैं आपसे अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इंट्रो करवाया कि ज़रूर कुछ ना कुछ नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ हुए होंगे, और वो कह रहा है कि 40% इंक्रीज़ हो गए नंबर ऑफ़ यूनिट्स। अब आप क्वेश्चन में वापस जाएं और क्वांटिटी शेड्यूल में आएँ। 30,000 यूनिट आपको रिसीव हुए थे, मगर वो कह रहा है कि एडिशनल यूनिट रिसीव हुए और उसके लिए उसने आपको बताया कि वो 40% है। किसका 40%? जाहिर है कि पुराने जो यूनिट्स थे आपने उनको मेंशन किया कि वो 30,000 है, और फिर आपने उसका 40% का मतलब है 40 डिवाइड बाई 100, उसका मतलब है 0.4। ये इंक्रीज़ हुआ जो हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि एडिशनल नंबर ऑफ़ यूनिट ज़रूर रिसीव होंगे। 40% वो आप यहाँ पर लिख दें कि 30,000 टोटल अमाउंट थी और उसका 0.4 यानी 40% लेके ये है आपके पास जो नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ हुए। अब फाइनली आपने क्या करना है, एक्चुअल यूनिट स्टार्टेड कितने हुए, ये पुराने नंबर ऑफ़ यूनिट्स थे, ये इंक्रीज़ हो गए नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो इसका मतलब है जो एक्चुअल जिन यूनिट से आपने काम स्टार्ट किया है वो कितने हैं, 30,000 ओल्ड प्लस जो एडिशनल आए, तो एक्चुअली जो यूनिट स्टार्ट हुए वो 42,000 थे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने जो अगली बात का ख्याल रखना है कि ऊपर वाले यूनिट्स अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। जो ये लाइन में 30 और 12 रहे, ये अब हमारे काम के नहीं, हमने यहाँ से काम स्टार्ट किया। बस आपने ये समझ लेना है कि ये 42,000 जो हैं यही यूनिट्स हैं जहाँ से आपने काम स्टार्ट किया। अब आपको जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, वाई आई हैव अंडरलाइंड दिस आइटम, एक्चुअली इसको एडजस्ट करना है चूँकि ये कॉस्ट रिसीव हुई थी जब 30,000 यूनिट्स थे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट थी ये एक्चुअली एसोसिएट थी 30,000 के साथ। अब ऑब्वियसली यूनिट्स हैव बीन इंक्रीज्ड और जो एक्चुअल यूनिट रिसीव्ड है वो 42,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्मॉल आर कैलकुलेट करेंगे तो तब आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट हम सीखने लगे हैं, उसके लिए आपने गौर करना। किसी की भी पर यूनिट निकालनी हो तो आपने उसके रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड करना होता है। ये आर है, स्मॉल आर, इसका पर यूनिट निकालना हो तो असल में आपको क्या करना था, ये इसके रुपीज़ हैं टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और ये एक्चुअली इसके यूनिट रिसीव थे। अब सिर्फ ये काम करना है कि इसके रुपीज़ तो वही रहेंगे, लेकिन जो यूनिट इंक्रीज़ होके एक्चुअल हुए हैं ये आपने यूनिट्स कंसिडर करने हैं, पुराने यूनिट कंसिडर नहीं करने। बस पहली बात आपने यही समझनी है कि पुराने यूनिट्स यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं, जस्ट फॉरगेट इट एंड डू नॉट इन्वॉल्व दीज नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू एनी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, एनी पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। आपको कंसर्न अब सिर्फ इनके साथ है। तो अब आपने आर कैलकुलेट करना है। नॉर्मली आर आप कैलकुलेट कैसे करते थे, ये रुपीज़ हैं इसके टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और पहले आप कैलकुलेट करते थे 30,000 वाले से, अब वहाँ से नहीं करना, 42,000 वाले से कैलकुलेट करना है। तो अब आपने इसको 42,000 पर डिवाइड करके अपनी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। डेसिमल काफ़ी ज़्यादा है, हम इनके ज़रा डेसिमल एडजस्ट कर दें, कुछ थोड़े से कम कर दें। तो 4 चलें डेसिमल्स हम ले लेते हैं ताकि वो नज़र आ सकें। ले जी, ये पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड आई है, और आपने क्या किया कि आपने जो इसके रुपीज़ हैं उनको पुराने यूनिट्स पर डिवाइड करने की बजाय नए यूनिट्स पर डिवाइड किया, और इस तरह से आपकी एडजस्टेड कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम लोगों ने मटेरियल के साथ डिस्कशन कर ली थी अपनी कंप्लीट, और फिर हमने ये भी कर लिया कि 40% हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, वो हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी इंक्रीज़ कर लिए हुए थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ ड्यूरिंग द मंथ लेबर
एंड ओवरहेड। यहाँ से बात हमारी काम की स्टार्ट हो रही है। पहले बात हो रही है लेबर की और उसके बाद ओवरहेड की। जो ये पहले अमाउंट आ रही है तो जाहिर है वो पहली अमाउंट लेबर की है और जो दूसरी अमाउंट है वो एफओएच की है। तो पहली अमाउंट 877800 है। क्वेश्चन में आए लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में यहाँ लेबर की अमाउंट आपने लिखनी है और वो आपको बता रहा है 877800 ये लेबर की अमाउंट हो गई। उसके आगे जैसे मैंने आपको मेंशन किया एफओएच की है, तो आगे ही आपको जो अमाउंट दिख रही है एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू एफओएच 577600 लिखने 577600। कोई फ़र्क नहीं आ रहा क्वेश्चन में अभी तक, जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि अगर मैं इसको अंडरलाइन ना भी करूं तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है, क्योंकि आर हमने वही ली थी जो पुरानी है। तो ये कैपिटल आर वही है, सिर्फ स्मॉल आर को आपने एडजस्ट करके लिखा है, वो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हमारी बात जो है, चूँकि हमारे क्वेश्चन में आपने ये चेक किया कि नॉर्मल लॉस बी है, तो हम जो नेक्स्ट काम अभी फौरी तौर पे कर सकते हैं वो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन है और उसका फार्मूला हमारे सामने है। सबसे पहले नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपने लेने हैं। तो क्वेश्चन में जाएं, वहाँ क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, ये आपके पास क्वांटिटी शेड्यूल है और नीचे देखें नॉर्मल लॉस के आगे 1000 लिखा हुआ है, पोस्ट करें 1000। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मेंशन आप करें कि आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई नॉर्मल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर अब आपका जो निकला हुआ है वो 35.1429 है, वो भी आप मेंशन कर दें 1000 मल्टीप्लाई बाय 35.1429। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि चूँकि हमने डेसिमल यहाँ पे लिए हुए हैं 4 और आए थे 8, तो कुछ थोड़े से पैसों का शायद फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद अब आपने यहाँ पर गुड यूनिट्स पे डिवाइड करना है और गुड यूनिट्स पे डिवाइड करने के लिए हमने नीचे फार्मूला पहले ही याद किया हुआ है कि टोटल यूनिट्स में जितने ख़राब हो गए बाकी सारे गुड यूनिट्स हैं। और वो कितने हैं, यहाँ से आप जज करें कि आपके पास जो टोटल यूनिट रिसीव हुए थे वो 42,000 थे। मैंने आपको अभी बोला है ना कि आपने पिछलों यूनिट्स के साथ कंसर्न नहीं रखना, 30 और 12 के साथ, वो आपका कंसर्न नहीं है। 42,000 एक्चुअली रिसीव हुए और उसमें से 1000 जो है वो लॉस हो गए, तो आपके पास यूनिट्स आए 41,000। ये एक्चुअली आपके गुड यूनिट्स हैं। वापस अब अपने फार्मूला में जाएं और वहाँ पर अभी तक आपने जो काम किया था, आपने यहाँ पर ये नॉर्मल लॉस लिखा, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर लिखा और आगे क्या करना, डिवाइड। तो आप भी डिवाइड करें और किससे डिवाइड करना है, जो गुड यूनिट्स हैं। और गुड यूनिट्स यहाँ नीचे देखें 41,000 आपने अभी कैलकुलेट किए हैं, मेंशन कर दें 41,000। और राइट, ये स्टेटमेंटल फॉर्म में नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट कैलकुलेट हो गई। अब वही नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट आपने इधर करनी है। आपने क्या किया, 1000 जो थे वो लॉस्ट यूनिट्स थे, उसको मल्टीप्लाई किया पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट यानी 35.1429, और फिर आपने इनको डिवाइड किया गुड यूनिट्स के साथ और गुड यूनिट आपने कैलकुलेट किए हुए थे 41,000। ऑलराइट, ये आपकी लॉस की एडजस्टमेंट आ गई। इसमें भी चूँकि बहुत डेसिमल्स हैं, आप इन डेसिमल्स को कुछ कम करने के लिए 4 तक हम डेसिमल्स कवर अप कर लेते हैं। यानी ये आपके पास स्मॉल NL आ गया, यानी नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट, ये स्मॉल R आपके पास आ गया। इस क्वेश्चन की एक स्पेशलिटी है, आपको एक और चीज़ का भी आंसर देना पड़ेगा। अगर तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट है तो एडजस्टिंग कॉस्ट इन केस ऑफ इंक्रीजिंग यूनिट्स, और वो कैसे निकलती है, क्या लिखा है मैंने, एडजस्टिंग कॉस्ट इन केस ऑफ इंक्रीजिंग यूनिट्स। इसके लिए आपको स्मॉल आर में प्लस करना है नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट को, स्मॉल आर में प्लस करना है नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट को, तो आपके पास एडजस्टिंग कॉस्ट आ जाएगी। इस पर ब्रैकेट लगाते हैं। अब आप ये देखें कि आपके पास स्मॉल आर क्या चीज़ है, वो पर यूनिट कॉस्ट आपने पहले ही निकाली हुई है 35.1429, और उसमें प्लस करना है नॉर्मल लॉस को, और ये आपने नीचे
यहाँ से चेक करें, ये नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट आपने निकाली हुई है 0.8571, 0.8571। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास एडजस्टिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये स्टेटमेंटल फॉर्म में हमने लिखा था, अब एडजस्टमेंट में कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसमें आपने क्या करना है, 35.1429 में प्लस करना है 0.8571 को। तो यूँ आपके पास जो कॉस्ट आई ये एडजस्टिंग कॉस्ट है। और आप चाहें तो 36, अच्छा अभी जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये अगर आप चाहें तो यहाँ रुक के इसको कुछ देर के लिए समझें, क्योंकि ये नई चीज़ आई है। ये एडजस्टिंग कॉस्ट है इन केस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ यूनिट्स। वो कैसे निकालते हैं, नीचे फार्मूला लिखा है स्मॉल आर प्लस एन एल। तो आपने दोनों अमाउंट्स को जमा किया, ये एडजस्टिंग कॉस्ट 36 आ गई। और यहाँ पर हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं कि हमने ये एडजस्टिंग कॉस्ट कैलकुलेट की है। अच्छा, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एडजस्टिंग कॉस्ट का आंसर दिया होता है, हम उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। और राइट, अब नीचे आंसर्स में आप चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट, और वो आपके पास कैलकुलेटेड फॉर्म में निकल आई है 36 और हमारी भी 36 निकली हुई है। आप प्लीज़ इसको एक नज़र और देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, रिवर्स करें वीडियो को और दोबारा समझ लें। फार्मूला बहुत सिंपल सा है, आपने आर और एन एल को जमा करना है, यानी कि जब आप पर यूनिट कॉस्ट में हैं, ये आर है और ये एन एल है, दोनों को जमा करें तो एडजस्टिंग कॉस्ट भी आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, अभी तक हमारा ये जो पूरा प्रोसीजर है ये खाली है, ना स्मॉल एम है, ना स्मॉल एल, ना एफ, यानी पर यूनिट कॉस्ट नहीं है। और उसके लिए आपको पता है कि आप राइट वाले पेज के लोअर पोर्शन के दो पार्ट्स हैं, इनको कंप्लीट करेंगे तो वो कंप्लीट होगा। और ये दोनों पार्ट्स भी आपस में कोहेरेंट है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। इसलिए हमने पहला स्टेप यहाँ से टेक ओवर करना है, जहाँ ब्लू लाइन है ऊपर आप चेक करें रेड लाइन, वो हम फिलअप पूरा करने लगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और पहले दूसरी लाइन होती थी, अब यहाँ देखें 1 2 3 4, चौथी लाइन के अंदर आपको नज़र आ रहा है यूनिट्स कंप्लीटेड, वो चेक करें कितने हैं। तो यूनिट्स कंप्लीटेड 36,000 आपको नज़र आ रहे हैं। फोर्थ लाइन चेक करें, यूनिट्स कंप्लीटेड 36,000 मेंशन करें, 36,000। अच्छा जी, फिर उसके बाद वापस रेड लाइन में ऊपर देखें आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस, आप भी प्लस कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, रेड लाइन में चेक करते जाएं वर्क इन प्रोसेस। अब यहाँ है, यहाँ अभी जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है उसकी दूसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, और वर्क इन प्रोसेस, और राइट, ये वर्क इन प्रोसेस तो हमने मार्क नहीं किया हुआ और हमारा क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसको अब कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस के लिए उसकी रीडिंग यहाँ से दोबारा देखें, एट द एंड ऑफ मंथ यूनिट इन प्रोसेस, सिर्फ ये बोल रहा है कि यूनिट इन प्रोसेस, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा कितने। तो आपको मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की हुई है कि आपने जब कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे ये वर्क इन प्रोसेस मिसिंग है, तो आप सिंपली उसका बैलेंस निकाल लें। पहले तो आप इनके टोटल्स को भी साथ में मेंशन कर दें, इधर का टोटल ये लेना है, ऊपर वालों से आपका कंसर्न नहीं है 42,000। अब आपने जो वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करना है उसके लिए आप चेक करें कि टोटल यूनिट जो आपने रिसीव किए 42,000, उनमें से 36,000 कंप्लीट हो गए हुए हैं और 1,000 लॉस्ट हो गए हुए हैं, तो रिमेनिंग यूनिट्स 5,000 है, वो वर्क इन प्रोसेस है। क्लियर होगी बात? इस तरह से आपने वर्क इन प्रोसेस को कैलकुलेट किया, यानी 42,000 टोटल थे, उनमें से 36 कंप्लीट है माइनस कर दें और 1,000 लॉस्ट है माइनस कर दें, ये रिमेनिंग यूनिट्स हैं, तो ये आपके पास लॉस्ट यूनिट आ जाएंगे। अब इस साइड का भी आप टोटल कर लें ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। जो ये वाली लाइन है इसमें जो कुछ भी आ रहा है उसका टोटल करें तो इसको राइट साइड के टोटल से इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए दोनों साइड्स आपकी 42,000 हो गई। लेकिन क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट हो गया। अब दोबारा अपनी बात पर वापस आते हैं। यहाँ एक दफ़ा फिर आप गौर करें, इक्विवेलेंट शेड्यूल आप कंप्लीट कर रहे थे, कुछ चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ेंगी क्योंकि वो मैंने रेज़ कर दिया। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स, उसके लिए आप क्वांटिटी शेड्यूल में आएँ और जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है उसकी दूसरी लाइन चेक करें, वहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स और वो 36,000 यूनिट्स थे। यहाँ पे आप मेंशन कर दें 36,000। ऊपर वाली रेड लाइन जो है पहली, उसको चेक करें, आगे प्लस है, ब्रैकेट ओपन है, फिर उसके आगे वर्क इन प्रोसेस है। क्वांटिटी शेड्यूल में आएँ,
और जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको उसकी सेकंड थर्ड लाइन में यहाँ पे चेक करें कि वर्क इन प्रोसेस है 5000, यहाँ मेंशन कर दें 5000। दोबारा रेड लाइन पढ़ें, वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, और उससे आगे क्या करना है, परसेंटेज कंप्लीशन। क्वेश्चन में वापस जाएं और परसेंटेज कंप्लीशन के लिए आप ये जो लाइन मैं करने लगा हूँ अंडरलाइन, आप उसको चेक कीजिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीट एज ऑफ मटीरियल, 100% कंप्लीट एज ऑफ मटीरियल। तो इसका मतलब है मटीरियल कितने परसेंट हो गया, 100%। 100% का मतलब है कि 100 डिवाइड बाई 100 यानी कि 1, वो 1 लिख दें। तो इक्विवेलेंट ऑफ मटीरियल ऐसे आपने कंप्लीट कर लिया। पहली रेड लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, इक्विवेलेंट ऑफ मटीरियल। अब जहाँ पे ब्लू स्केयर है उधर पढ़ें वो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है, उसको कैलकुलेट करने लगे हैं। सेकंड रेड लाइन पढ़ें, सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और अब जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है पहली लाइन में चेक करें, यूनिट्स कंप्लीटेड हैं वो 36,000 है, तो आप भी यहाँ मेंशन कर दें 36,000। जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर वाली लाइन में आप देखें आगे लिखा हुआ है प्लस, फिर आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में वापस जाएं और यहाँ जो दूसरी लाइन आपको नज़र आ रही है वर्क इन प्रोसेस की, उसमें 5000 लिखा हुआ है, लिख दें 5000। वापस देखें जहाँ ब्लू है उससे ऊपर रेड वाली लाइन में आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दें। परसेंटेज कंप्लीशन आप चूँकि लेबर कर रहे हैं तो लेबर की परसेंटेज कंप्लीशन यहाँ आप चेक कीजिए, ये मेंशन कर रहा है कि 40% है, किसके लिए, और आगे जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कन्वर्टेड, 40% कन्वर्टेड। ये नज़र आ गया होगा आपको, यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये 40% कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब आपको पहले ही पता है, दो चीज़ें होती हैं, लेबर और FOH। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40% लिखा हुआ है ये दोनों चीज़ें हैं, लेबर के लिए भी 40% परसेंटेज कंप्लीशन है और FOH के लिए भी। वापस अपने क्वेश्चन में आए, यहाँ पर आपने परसेंटेज कंप्लीशन लिखनी थी और रेड लाइन इससे ऊपर देखें इक्विवेलेंट ऑफ लेबर थी, तो दोनों के लिए 40% यानी 40 डिवाइडेड बाई 100, उसका मतलब 0.4। एंड ये आपका दूसरा भी इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो गया। ये नंबर ऑफ़ यूनिट मटेरियल के निकल आए हैं, ये नंबर ऑफ़ यूनिट लेबर के निकल आए हैं। अब हमने नंबर ऑफ़ यूनिट FOH के निकालने हैं और उसके लिए रेड लाइन पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। इधर जो आपको पहली लाइन नज़र आ रही है स्क्रीन पे, यूनिट्स कंप्लीटेड हैं वो 36,000 है, आप यहाँ पर मेंशन करें 36,000, ओके। और उसके बाद जहाँ हम ब्लू लिख रहे हैं उससे ऊपर वाली रेड लाइन में लिखा हुआ है प्लस, प्लस करें, ब्रैकेट ओपन करें, नेक्स्ट लिखा है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाके वर्क इन प्रोसेस देखें, जो स्क्रीन नज़र आ रही है सेकंड लाइन में वर्क इन प्रोसेस है और वो 5000 है, यहाँ भी 5000 आप पुट करें। रेड लाइन दोबारा पढ़ना शुरू करें, जो ब्लू लाइन से ऊपर है मल्टीप्लाई करना है, कर दें परसेंटेज कंप्लीशन। और वो अभी हमने डिस्कस किया है कि लेबर और FOH दोनों के लिए 40% है, क्योंकि जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो कौन सा वर्ड है, कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब होता है लेबर और FOH बोथ। तो FOH के लिए भी 40% यूज़ हो रहा है और हम FOH कैलकुलेट कर रहे हैं, 40% का मतलब 40 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब 0.4। इस तरह से आप चेक करें, आपने इक्विवेलेंट भी कंप्लीट कर लिए तीनों, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, लेबर और FOH। और आपने चेक किया कि इक्विवेलेंट मटेरियल डिफरेंट है लेकिन इक्विवेलेंट ऑफ लेबर और FOH एक जैसी हैं। क्यों? इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन डिफरेंट थी और लेबर और FOH दोनों की परसेंटेज कंप्लीशन 40% थी, इसलिए वो सेम आए। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है और उसके लिए पहला जो परफॉर्मा है वो आपके सामने है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जिसको स्मॉल m बोलते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कैपिटल M यानी मटेरियल की कॉस्ट। लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ देखें ये मटेरियल, लेबर और FOH की अमाउंट्स दी हुई हैं। सबसे पहले मटेरियल की अमाउंट लिखी हुई है, वो पहले लिखें 1053700, 1053700। आगे आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड कर दें और फिर आगे इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल। जहाँ ये पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं इससे ऊपर रेड लाइंस हैं, पहली रेड लाइन का आंसर देखें वो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है और वो निकला हुआ है 41,000। इस तरह से आपने पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली। ऑलराइट, उसके बाद आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर को कैलकुलेट करना है। ये देखें हेडिंग यानी स्मॉल l, उसके लिए आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर पहले चाहिए। लेफ़्ट वाले पेज में कॉस्ट चार्ज में आप जाएं,
वहाँ पर देखें ये मटेरियल लेबर FH लिखा हुआ है, उसके सामने उसकी कॉस्ट लिखी हुई है 877800 और फिर आपने इसको डिवाइड करना है। ये देखें सामने डिवाइड और इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, जहाँ पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। सेकंड रेड लाइन को देखें, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर निकाला हुआ है आपने और वो 38,000 है। आप उसको 38,000 पर डिवाइड कर दें, यूँ आपकी सेकंड पर यूनिट भी कैलकुलेट हो गई। थर्ड पर यूनिट कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FH है, स्मॉल f। पहले आपको चाहिए कैपिटल F यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। लेफ़्ट पेज में कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ मटेरियल लेबर FH लिखा हुआ है और जो FH के सामने कॉस्ट लिखी हुई है 5,77,600, ये आपके पास FH की कॉस्ट है और आपने अब इसको डिवाइड करना है। आप डिवाइड कर दें किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ F पे, जहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं उसके ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। लास्ट रेड लाइन को देखें, वो इक्विवेलेंट ऑफ F है और उसका आंसर 38,000 है। पुट करें और यूँ आपके पास स्टेटमेंटल फॉर्म में तीनों पर यूनिट कॉस्ट लिखी गई हैं, लेकिन ये स्टेटमेंटल फॉर्म है, आपने भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ऐसे ही करना है पहले। अब इनकी कैलकुलेटेड फॉर्म निकालते हैं। पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल और उसके लिए लिखा हुआ है 1053700। ये मुझे ज़रा कंफर्म करने दें, अमाउंट थोड़ी सी बड़ी लग रही है। 1053700 10, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करना है 41,000 पर, तो आपके पास पहली पर यूनिट कॉस्ट आ गई मटेरियल की। अब लेबर की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो 877,800, जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखिए अमाउंट नज़र आ रही है 877,800, उसको डिवाइड करना है 38,000 पर, तो आपके पास पर यूनिट लेबर की आ गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखिए वो पर यूनिट FH 5,77,600 को डिवाइड करना है 38,000 पर, तो ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FH भी आ गई। तो तीनों पर यूनिट कॉस्ट आपके पास हैं और जैसे ही कैलकुलेट हों तो आपको पता है कि आपके लेफ़्ट वाले पेज का ये वाला पोर्शन जो स्मॉल MLF है ये खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए आपने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की थी। यहाँ है ये मटेरियल की लाइन है, मटेरियल यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे टोटल कॉस्ट लिखी हुई है और राइट साइड पे आपने पर यूनिट लिखनी थी। ये पर यूनिट कॉस्ट राइट वाले पेज के लोअर पोर्शन पे सबसे पहले आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है मटेरियल की, इसको वहाँ पोस्ट कर दें। अब आगे देखें, ब्लू स्केयर के लेफ़्ट साइड पे लेबर की टोटल कॉस्ट लिखी हुई है। अब यहाँ लेबर की पर यूनिट निकालनी है तो राइट वाले पेज पे जाएं, सबसे लोअर पोर्शन में सेकंड लाइन में पर यूनिट कॉस्ट आपने ये वाली, ये लेबर की निकाली हुई है, यही वहाँ पोस्ट कर दें। उसके बाद जहाँ ब्लू स्केयर है लेफ़्ट साइड पे देखिए FH की टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, यहाँ पर यूनिट FH निकालना था आपने, तो राइट वाले पेज के सबसे लोअर पोर्शन की तीसरी लाइन में आप चेक करें, ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FH निकाली हुई है, इसको वहाँ पोस्ट कर दें। इस तरह से आपकी ये पर यूनिट कॉस्ट का पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया। यहाँ आकर आपको ये बात पता है कि आपको पर यूनिट कॉस्ट का आंसर गिवन होता है और हमारी पर यूनिट कॉस्ट आई हुई है 100। चेक करते हैं तो अब क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि आपको जो आंसर दिया हुआ है यूनिट कॉस्ट का 100 दिया हुआ है और इसके साथ हमने 36 को भी चेक कर लिया जो एडजस्टेड कॉस्ट है, 100 टोटल कॉस्ट भी चेक हो गई। तो इस तरह से आपको यहाँ चेक करें, हमने 36 भी पहले निकाल लिया हुआ है और 100 भी निकाल लें। हालांकि आंसर आ गया हुआ है, हमारा क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ पे पूरा कंप्लीट है, हमने कॉस्ट चार्ज भी कंप्लीट कर ली हुई है, अपना आंसर भी चेक कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी राइट वाले पेज का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा वेकेंट पड़ा हुआ है, हालांकि आंसर आ गया हुआ है। इसका सोल पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि इसका जो टोटल है इसको आपने मैच करना है लेफ़्ट वाले पेज के इस टोटल से, जो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट की टोटल अमाउंट का टोटल है उस टोटल से मैच करना होता है। इसलिए अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लाइन में आपको नज़र आ रहा है कंप्लीटेड यूनिट्स लेने, तो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर जो सबसे पहली लाइन आपको नज़र आ रही है यूनिट्स कंप्लीटेड, इसके सामने लिखे हुए 36,000, मेंशन कर दें 36,000। अब उसके आगे आपने करना है मल्टीप्लाई, इसके आगे भी आप मेंशन कर दें मल्टीप्लाई, और किससे, स्मॉल टी जो पर यूनिट का टोटल होता है। तो आप नीचे वाले डिपार्टमेंट में जाएं, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, उसका पर यूनिट वाला कॉलम ये है और टोटल आपने निकाला हुआ 100, पोस्ट कर दें 100। ये पहली लाइन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उससे नेक्स्ट लाइन में जाएं तो वहाँ लिखा है सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस। क्वेश्चन में जाएं, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और यहाँ पर जो सेकंड लाइन में यूनिट इन प्रोसेस
मैंने हाईलाइट किए जानबूझ के कि आपको नज़र आ जाए। सेकेंड लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है वो 5000 है, पोस्ट करें यहाँ 5000, उससे आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, ये नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई, तो आपने भी कर दिया मल्टीप्लाई। उसके आगे स्मॉल आर को पिक करना है, तो स्मॉल आर पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, ये पहली ही पर यूनिट जो है ये स्मॉल आर होती है पर यूनिट हेडिंग के नीचे। इसको आप फिलअप करें 35.1429, और आपको पता है कि चूँकि डेसिमल कम ले रहे हैं तो शायद थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़े। नेक्स्ट है प्लस 1429 के आगे आप लिख दें प्लस, किसको प्लस करना है, नॉर्मल लॉस को। इसी पर यूनिट में यहाँ पर देखें 0.8571, उसके लेफ़्ट साइड पे देखें ये हमने नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट की हुई है, वो आया हुआ 0.8571, उसको आप पोस्ट करें यहाँ पर 0.8571। लें जी, आपकी सेकेंड लाइन भी हमने स्टेटमेंटल फॉर्म में कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट लाइन में आपने वर्क इन प्रोसेस पिक करना है, और उसके लिए आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, और यहाँ पर आपको सेकेंड लाइन में आप देखें सेकेंड लाइन में वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है और वो है 5000। आप 5000 यहाँ पुट करें। मैं क्यों इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाली जो दो अमाउंट्स हैं ना वो हमारे काम की नहीं है, हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। 5000 के बाद मल्टीप्लाई करना है, मेंशन करें इधर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मतलब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आप इसी पर यूनिट में जाएं और यहाँ देखें MLF यानी मटेरियल लेबर FH लिखा हुआ है, मटेरियल की टोटल कॉस्ट के सामने 25.7 ये मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है, और उसके आगे आपने मल्टीप्लाई दोबारा करना है, किसके साथ, मल्टीप्लाई दोबारा करना है किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। और ये चूँकि मटेरियल है, और क्वेश्चन में देखें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मटेरियल की जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो 100% एज ऑफ मटेरियल है। आगे मटेरियल आपको नज़र आ रहे होंगे, स्केल थोड़ा सा कम लगा है, 100% मटेरियल। तो मटेरियल की परसेंटेज चूँकि 100 है, उसका मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100, उसका मतलब 1। यूँ आपने मटेरियल की भी कैलकुलेशन कंप्लीट की। अब बारी है लेबर की। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस आपने पिक करना है। अब आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, और उसमें आपको अब सेकंड लाइन में वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है वो 5000 है, 5000 आप पुट करें। अब देखें मैं आपको ऊपर की लाइन क्यों नहीं शो करा रहा, आपको बताया था ये 30,000 और 12,000 जो है ये एडजस्टमेंट है। अब इनको आपने क्वेश्चन में कहीं यूज़ नहीं करना, इसलिए मेरा फोकस सिर्फ नीचे वाली लाइंस के ऊपर है। मैं आपको सिर्फ ये शो करवाता हूँ यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट प्रोसेस और यूनिट लॉस, जो कि हम पहले कर रहे थे। अच्छा जी, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, मेंशन करें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, और उसके आगे आपने स्मॉल एल यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, दो जगह हैं, राइट वाले पेज पे जाएं, सबसे नीचे वाले पोर्शन पे जाएं, वहाँ लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट, दूसरी पर यूनिट कॉस्ट लेबर की है, और वो आपने निकाली हुई 23.1, वो भी आप 23 अभी देखिए फिर 23.1 ये हमने लिखना था। और आप चाहें तो लेफ़्ट वाले पेज पर सबसे नीचे वाले पोर्शन में ये MLF लिखा हुआ है, इसके सामने पर यूनिट कॉस्ट भी मेंशन है, यहाँ से भी पिक की जा सकती है 23.1। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई दोबारा करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज कंप्लीशन से। और किसकी, हम लेबर की कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में लेबर के लिए जो परसेंटेज यूज़ हुई वो आपसे पहले भी डिस्कस हुआ कि 40% है, और उसके साथ जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो कन्वर्टेड है। बार बार आपको बताने का मकसद है कि आपका माइंड क्लियर रहे। कन्वर्टेड का मतलब होता है दो कॉस्ट, लेबर और FH दोनों के लिए 40% यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ 40%, 40 डिवाइड बाई 100 यानी 0.4 लेबर के लिए भी आपने यूज़ करनी है। इस तरह से ये लेबर कंप्लीट हुआ, तो आगे आपने FOH के लिए अब कंप्लीट करना है। FOH के लिए भी सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस, और क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर सेकंड लाइन में देखें नज़र आ रहा है यूनिट इन प्रोसेस, और उसके सामने अमाउंट लिखी 5000, मेंशन कर दें 5000। उससे आगे आपने यहाँ देखें मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, स्मॉल f से, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH।
इस लेफ़्ट वाले पेज पे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। वहाँ देखें मटेरियल लेबर FOH, चूँकि आपने FOH कैलकुलेट करना है। FOH के सामने तीसरी लाइन में देखें 15.2 लिखा हुआ है, मेंशन कर दें 15.2। ओके 15.2 यहाँ, और उसके बाद आपने दोबारा इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ दोबारा मल्टीप्लाई कर दें किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और आपके साथ अभी डिस्कस हुआ कि यहाँ पर परसेंटेज कंप्लीशन में 40% दिया हुआ है, और 40% के साथ लिखा हुआ है जो वर्ड यूज़ किया वो क्या है, कन्वर्टेड, यानी कि लेबर और FOH दोनों के लिए 40%। तो आप FOH के लिए भी 40%, यानी कि 40 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.4 इसके साथ मेंशन कर दें। लें जी, आपका कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट राइट वाले पेज का जो अपर पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है स्टेटमेंटल फॉर्म में। और अब आपने सिर्फ इनकी कैलकुलेटेड फॉर्म्स इधर लिखनी है, और उसको आप देख देख के ही लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास पहली लाइन है, वहाँ पे लिखा हुआ है 36,000 और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये पहली अमाउंट कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, उसके बाद आपने सेकंड लाइन आप देखें, उसके लिए सबसे पहले 5,000 है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है। यहाँ देखें ये ब्लू कर स्केयर जहाँ पे है उसके लेफ़्ट साइड पे मैं लिख रहा हूँ 35.1429, और इसमें प्लस करना है 0.8571, और ऐसे आपकी सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड लाइन देखें, जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है 5,000, उसको मल्टीप्लाई करना है 25.7 अकेला, और मल्टीप्लाई करना है 1 से। ये मटेरियल की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई, जहाँ ब्लू स्केयर है लेफ़्ट साइड पे देखें 5,000 मल्टीप्लाई बाय 23.1 और मल्टीप्लाई बाय 0.4। ये लेबर की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, और लास्ट में रह गई FOH की कैलकुलेशन, और उसके लिए 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15.2 और मल्टीप्लाई बाय 0.4। यूँ आपकी कैलकुलेशंस कंप्लीट हुई सारी। ओके अब आपके ये टोटल कॉस्ट आ गई, और इस टोटल का सोल पर्पज़ ये होता है कि आपने लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन के कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट की टोटल अमाउंट से मैच करना है। अब हम मैच करेंगे 39,851,000, और ये आपके पास कॉस्ट चार्ज्ड, और इसका लोअर पोर्शन का जो टोटल आ रहा है दैट इज़ 39,851,000 39,85,100, और यहाँ हमारा जो टोटल आ रहा है वो है 39,85,100। ऑलराइट, तो अब हमारा ये यहाँ पर टोटल भी कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सारी सिचुएशंस कंप्लीट हो गई। आपको ओवरव्यू करना है, आपने भी पेपर में ना इसको ओवरव्यू करना है अच्छी तरह से। क्वांटिटी शेड्यूल सारा कंप्लीट हो गया, दोनों साइड्स बराबर हैं। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। इसके अंदर दो पर्पज़ थे, हमारी पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट हुई, हमने इसका आंसर भी 100 चेक कर लिया। उसके बाद इसकी एडजस्टेड कॉस्ट यहाँ पर हमने चेक की 36, इसका भी आंसर चेक कर लिया। टोटल वाला कॉलम भी हमारा कंप्लीट हुआ 39,851,000, और उसको हमने राइट वाले पेज के टोटल से जो अपर पोर्शन है उसके टोटल से मैच कर लिया, वो भी ठीक निकल आया। और राइट, फिर आपने इक्विवेलेंट शेड्यूल तीनों निकाले हुए हैं। ओके, पर यूनिट कॉस्ट आपने तीनों निकाली हुई हैं और उनके आंसर सामने लिखे हुए हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिर्फ एक ही चीज़ है जो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, वो स्मॉल आर की कैलकुलेशन है। उसके लिए पुराने यूनिट्स और नए एडिशनल यूनिट जो आए तो आपने एक्चुअल यूनिट रिसीव को टेक ओवर किया, और फिर ये जो पुरानी दोनों चीज़ें इनको भूल गए, और पूरा क्वेश्चन यहाँ से आपने स्टार्ट किया और आगे लेके चलते रहे, और पुराने यूनिट्स को आपने बिल्कुल टैकल नहीं किया। इसीलिए जब आपने पर यूनिट कॉस्ट के निकालने की कोशिश की तो इसके रुपीज़ को नए वाले यूनिट पे जो एडजस्ट करके यूनिट आए उन पे आपने डिवाइड किया। यही एक चीज़ है, इसको बार बार समझ लीजिएगा। होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड। ये हम क्वेश्चन 7.3 शायद कर रहे थे। ऑलराइट, और हमने दोनों पेजेस की सारा परफॉर्मा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हुआ है। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी, टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट ओवर हेयर, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। अब हम अगले किसी क्वेश्चन में आपसे मुलाकात होगी। अप टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।